नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं कौशिंदर लेके आया हूँ यूपीएससी का करंट अफेयर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डेली का, वो लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले करंट अफेयर से। तो हमारा पहला करंट अफेयर है अभ्यास पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक है। ये कहाँ पे हो रही है? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रही है। हमारी इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है और ये 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में यहाँ पर एक्सरसाइज होगी। तो आगे हम इस एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, क्या ये एक्सरसाइज है, इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट, इससे क्या क्या फायदा होगा देशों के बीच में। तो अभ्यास पिच ब्लैक के बारे में पढ़ते हैं। ये द्विवार्षिक और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होती है और बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जो रॉयल एयरफोर्स है ऑस्ट्रेलिया की, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका पिच ब्लैक वाज नाम क्यों पड़ा? ये नाइट टाइम फ्लाइंग ओवर लार्ज अनपॉपुलेटेड एरियाज, जो रात के अंधेरे में ऊपर से उड़ान भरते हैं, तो उसको पिच ब्लैक बोलते हैं, जो डार्क ब्लैक होता है। ठीक है, 2024 एडिशन के बारे में पढ़ते हैं। ये लार्जेस्ट इन द 43 ईयर, मतलब 33 साल की हिस्ट्री में पिच ब्लैक की में सबसे बड़ा है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओवर 140 एयरक्राफ्ट, 4400 मिलिट्री पर्सनल ऑफ वेरियस एयर फोर्सेस, ये सब कर रहे हैं पार्टिसिपेट। ठीक है, नेक्स्ट द एक्सरसाइज क्या है? फोकस ऑन लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सेल्फ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट विद द एयर फोर्स। मतलब एनहेंसमेंट बढ़ेगी आपस में पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बढ़ेगा, जैसे कहीं फाइट हो रही हो तो कहाँ पे किस तरह लड़ना है, उसकी फायदा मिलेगा कि वहां का पहचान होगा किस तरह कहाँ पे लड़ना है। ठीक है, अब इंडियन फोर्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें ओवर 150 हाईली स्किल्ड एयर वॉरियर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, इंक्लूडिंग पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन, कंट्रोलर्स, अदर मैटर एक्सपर्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है? अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स फोर्स इंटीग्रेशन विद पार्टिसिपेटिंग नेशंस एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होगा? बल एकीकरण और सर्वोत्तम जो टेक्नोलॉजी है आपस में एक्सचेंज करने से फायदा होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस फील्ड के लिए बेहतरीन तरीके से लड़ा जा सके किसी भी जगह। और इसके महत्व क्या है? प्रोवाइड्स एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग द एबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशन टू डेवलप ओवर लार्ज डिस्टेंस, सपोर्ट इंटीग्रेटेड ऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, एविएशन एसोसिएशन इन हाईली चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है स्ट्रेंथ एबिलिटी, मतलब जो कैपेबिलिटी है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब एक्सरसाइज करने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपस में नौजवानों की, जो और टेक्नोलॉजी पार्टिसिपेट होगी। और इंडियन पैसिफिक रीजन का है, वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी करते हैं, बहुत सारा मालवाहक वहां से आता जाता है इंडियन पैसिफिक ओशियन से, तो उसका देखभाल करेंगे। और भारत की पिछली भागीदारी कब हुई थी इसमें? 2018 और 2022 के संस्करणों में भारत ने हिस्सा लिया था एक्सरसाइज पिच ब्लैक में। अदर एक्सरसाइज कौन कौन सी है और है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है हमारी। ठीक है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ होती है। इंडोनेशिया के साथ क्या होती है? इंडोनेशिया के साथ हमारी कौन सी होती है? गरुड़ शक्ति। मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं आपस में, तो वो आप देख लेना। ठीक है, इतनी सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। तो हम दूसरी करंट अफेयर पढ़ते हैं। दूसरा करंट अफेयर हमारा क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। क्या है कि गवर्नमेंट विचार कर रही है
शास्त्रीय भाषा को दर्जा देने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड टू ट्वीक द क्राइटेरिया फॉर गिविंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो अभी जो करंट क्राइटेरिया है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या करंट क्राइटेरिया चल रहा है जो क्लासिकल लैंग्वेज को उपाधि देने के लिए। ठीक है, सर्टेन क्राइटेरिया है, इवॉल्व, गवर्नमेंट डिटरमाइन, डिक्लेरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो शुरुआत करते क्या क्या है, हाई एंटिक्विटी इन द अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 2000 ईयर, पुरानी होनी चाहिए, ग्रंथों में इसका वर्णन होना चाहिए। ठीक है, इतिहास में उच्च पुरातना होनी चाहिए। ठीक है, एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। ठीक है, मूल्यवान वक्ताओं ने इसके बारे में वर्णन किया हो, ये इतना एंशियंट लिटरेचर में दिया गया हो। ठीक है, साहित्य परंपरा मौलिक होनी चाहिए, किसी अन्य भाषाई समुदाय के उधार नहीं ली हुई हो, मतलब कहीं से बाहर से नहीं उधार ली हुई हो, कोई भी जैसे कॉन्सेप्ट उसका खुद का ओरिजिन का हो, पूरी की पूरी ओरिजिन खुद की हो। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। और क्या है, उक्त भाषा साहित्य अपने आधुनिक प्रारूप से अलग होनी चाहिए, शास्त्रीय भाषा उसके बाद के रूप हो गए, उसकी शाखों बीच में अंशति भी होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंसेस होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लिटरेचर और अदर लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। और क्या होता है, और क्या होता है, वंस लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज, अगर क्लासिकल लैंग्वेज नोटिफाइड हो गई तो एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स क्या करती है, बेनिफिट्स देती है, क्योंकि इसे प्रमोट करो, इसका प्रमोट करो। और 2 मेजर एनुअल इंटीग्रेशन अवार्ड फॉर स्कॉलर को दिए जाते हैं, जो स्कॉलर उनको 2 एमिनेंट अवार्ड दिए जाते हैं हर साल क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड, इसका ये भी फायदा है। और क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फॉर स्टडीज इन द क्लासिकल लैंग्वेज सेटअप, एक्सीलेंस ऑफ सेटअप करे जाते, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन is requested to create a certain number of professional chairs central universities for the language that get classical tag। प्रोफेसर बनाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में और नंबर ऑफ प्रोफेशनल, ठीक है, यूनिवर्सिटी लैंग्वेज क्लासिकल टैग के लिए। ठीक है, और भारत में कितनी भाषाएं हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज है, कितनी भाषाएं हैं टोटल, भारत में 6 हैं, 6। देखो 6 लैंग्वेजेस हैव बीन कन्फर्ड स्टेट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में 6 हैं। और इनको कब कब कौन कौन सी भाषाएं 6, वो कौन कौन सी, उनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया वह कौन है, वह है तमिल भाषा। इसको कब दिया गया था, 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा दिया गया। उसके बाद संस्कृत को दिया गया अगले साल। ठीक है, फिर 2008 में तेलुगु और कन्नड़ा को दिया गया। ठीक है, मलयालम को दिया गया 2013 में, मलयालम को 2013 में दिया गया। और उड़िया को सबसे लेटेस्ट दिया गया है, उड़िया को 2014 में दर्जा दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिकल लैंग्वेज एंड 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज, फर्स्ट ऑप्शन, लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट लैंग्वेज। अनलाइक क्लासिकल लैंग्वेज, there are no fixed criteria or guidelines for any language to the considered for inclusion in the 8th schedule। ये भी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी। हमारी जो 8th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस, 8th शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस हमारी हैं। और टोटल हमारी कितनी लैंग्वेजेस है, टोटल हमारी 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। ये 2015 में क्वेश्चन आया था। तो अभी आपने पढ़ा था लास्ट में जो सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी शामिल हुई थी, वो उड़िया शामिल हुई थी लेटेस्ट। ठीक है, और ये मेंस का क्वेश्चन है, 2020 में आया था। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था इससे रिलेटेड टॉपिक से, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस 2014 में, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, विच ऑफ द अबव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज एंड लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। तो कौन सी है, 2 and 3, कन्नड़ा एंड तेलुगु। आंसर इसका सी है। अब आते हैं हीट डोम। हीट डोम टॉपिक अभी न्यूज में चल रहा है। ये हीट डोम टॉपिक क्या है, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट जो है स्वेल्टर हीट वेव, पसीना छोड़ने वाली हीट वेव, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां पर। स्कॉर्चिंग टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशन आर रिजल्ट ऑफ हीट डोम सेंटर ओवर कैलिफोर्निया। मतलब एक जगह टेम्परेचर हो गया, जैसे मान के चलो ये डोम कैसा होता है, इस तरह बना होता है डोम, डोम ये, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा हीट हो गई है, इसी कारण डोम बन गया हीट डोम, ठीक है। अब हीट डोम होता क्या है, जैसे हीट डोम होता है, इट इज अ वेदर फिनोमिना वेयर हाई प्रेशर सिस्टम इन द एटमोस्फेयर ट्रैप्स वार्म एयर लाइक ए लिड ऑन द पॉट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। हाई प्रेशर हो जाता है, आपको पता ही होगा, एक जगह हाई प्रेशर होता है और एक लो प्रेशर होता है, ठीक है। हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर में क्या होता है, हवा अंदर की तरफ दबाव बना रही होती है, और लो प्रेशर में हवा बाहर की तरफ। लो प्रेशर में, लो प्रेशर क्या करता है, दो प्रेशर होते हैं ना, लो प्रेशर ऊपर की तरफ हवा को छोड़ता है, हाई प्रेशर क्या होता है, हवा का दाब नीचे होता है, ठीक है। अब जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पिस्टन मान के चलो, पिस्टन मान के चलो, जैसे यहाँ पे ऐसे ये दबाव, ये कुछ पार्टिकल है, ऊपर से दबाव डालेंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो ये कंप्रेस होते चले जाएंगे, कंप्रेस होते चले जाएंगे, और दबाव बनता चला जाएगा, हवा आ रही है तो प्रेशर बनेगा, और बहुत बिंदु 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 पास में हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये इससे कारण और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। और जो क्या है, हाई प्रेशर हो गया, एक जगह हाई प्रेशर सिस्टम होता है। और क्या है, वार्म एयर इज नॉट एबल टू राइज अपवर्ड, कह रहा हूं ना, हवा नीचे की तरफ रहती है, अपवर्ड नहीं बढ़ रही, लो प्रेशर में ऊपर जाती है। तो स्काई रिमेन क्लियर, स्काई क्लियर है तो क्या होगा, बादल नहीं है, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी, ठीक है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड अंडर द अपोजिट सर्कमस्टांसेस, क्लाउड नहीं, वहां पे क्लियर स्काई है। तो राइजिंग एयर वार्मिंग, राइजिंग वार्म एयर कूल्स डाउन एंड द वाटर इन कंडेंस आउट, वाटर है ही नहीं, सूखी गर्म हवा पड़ रही है, ठीक है। हाई प्रेशर अलाउ मोर सनलाइट टू रीच द अर्थ, अब वही बता रहा हूँ, मोर सनलाइट पूछेगी जब क्लियर स्काई रहेगी। और क्या होगा, रिजल्ट मोर वार्मिंग एंड ड्राइंग ऑफ सॉइल, मोर ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सूख जाएगी सोइल, मिट्टी का सूख जाएगी। दे लीड टू लेस एवापोरेशन एंड रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रेन क्लाउड, बारिश के जो क्लाउड है वो कम बनेंगे, लेस एवापोरेशन होगा, क्लियर स्काई है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स नहीं बनेंगे, ठीक है। क्या होता है फिर, लॉन्गर हीट डोम स्टे इन वन प्लेस, द वार्मर कंडीशन कैन गेट विद एवरी पासिंग डे, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। हीट डोम्स कॉज हीट वेव्स, हीट वेव्स का आपने पढ़ाई होगा टॉपिक, बहुत गर्मियों में रहता है इंडिया में भी। दे कैन विदाउट हीट डोम्स एज वेल, हीट वेव्स क्या है, विदाउट हीट डोम के भी चल सकती है। अब क्या है, जेट स्ट्रीम की भूमिका क्या है,
इसमें जेट स्ट्रीम की भूमिका होती है। जेट स्ट्रीम ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। ज्योग्राफी का मेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत, ये मेंस के लिए। हीट डोम और जेट स्ट्रीम उसी का पार्ट है। इसको ज्यादा डिटेल में हम पढ़ा नहीं सकते कि ये करंट अफेयर है, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ज्योग्राफी के पार्ट में ही हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये 7 से 12 किलोमीटर के बीच में फ्लो करती हैं। जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, ये है, ये आपने पढ़ाई होगा, ये कर्क रेखा आपने साइकिल पढ़ी होगी, ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ हवा चलती है। ठीक है, और ये जेट स्ट्रीम ऐसे मूव करती है, ऐसे वेव लाइक। जहां हाई प्रेशर होगा वहां उठी रहती है, लो प्रेशर होता है तो झुकी रहती है। देखो पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। बिहेविंग लाइक ए जेट स्ट्रीम, हीट डोम फॉर्मेशन इज टाइड टू द बिहेवियर ऑफ जेट स्ट्रीम, मतलब जेट स्ट्रीम का जैसा बिहेवियर होगा उसके साथ जुड़ा रहता है। एन एरिया फास्ट मूविंग एयर हाई इन द एटमोस्फियर दैट एक्चुअली हैज मूव वेदर सिस्टम। जेट स्ट्रीम क्या करती है? वेदर को मूवमेंट करती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम हैज ए वेव लाइक पैटर्न, कीप्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन नॉर्थ अगेन। ठीक है, ये वाला आपने कॉन्सेप्ट हवाओं वाला ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्लाइमेटोलॉजी में। हवाएं क्या कह रहा है? नॉर्थ टू साउथ। अब देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ हवाएं चल रही है, और फिर क्या करता है? फिर देन नॉर्थ अगेन, फिर क्या करती है? ये फिर इधर से चलती है, इस तरह हवाएं चलती हैं। मोर ब्रीफली डिस्क्राइब सिस्टम, विंड सिस्टम जो है वो क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वेव्स गेट बिगर एंड elongated, दे मूव स्लोली एंड समटाइम्स कैन बिकम स्टेशनरी। ये मूव बड़ी भी होती हैं और लंबी भी होती हैं और स्लोली भी होती हैं और स्टेशनरी भी, कहीं भी रुक सकती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर गेट्स स्टक इन वन प्लेस एंड लीड्स टू द अकरेंस ऑफ हीट डोम। हाई प्रेशर अकरेंस हो जाएगा तो उसके कारण हीट डोम होगा, क्योंकि एक जगह देखो समटाइम्स कैन बिकम स्टेशनरी, रुक भी जाती है कई टाइम पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन्स राइट टू एलिमनी। अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि वुमेन्स भी सीआरपीसी सेक्शन 125, सेक्शन 125 के अंदर मुस्लिम महिलाओं को भी उनका पति भरण पोषण देगा। ठीक है, तो उसी के बारे में है ये न्यूज। शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 दैट डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू ए क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अगेंस्ट फॉर्मर हस्बैंड। ठीक है, अब आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट ने सीआरपीसी को भी चेंज कर दिया है। अब क्या कर दिया है? भारतीय, अब क्या कर दिया है? भारतीय तीन कर दिया, देखो भारतीय न्याय संहिता बना दिया है। एक भारतीय भारतीय ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बनाया है बीएनएस
एक BMNS, एक BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय मानव न्याय संहिता। ठीक है, ये 3 बनाए हैं। CRPC की जगह भारतीय मानव न्याय संहिता बनाया है, CRPC को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, विद द डिसीजन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द प्रिंसिपल दैट करंट पर्सनल लॉ कैन नॉट लिमिटेड ए पैरेलल रेमेडी अवेलेबल अंडर सेकुलर लॉ। जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो अब नहीं चलेगा, उसको देना ही पड़ेगा भरण पोषण महिला के लिए। ठीक है, अब विडिक्ट का फैसला क्या आया, कोर्ट एक्नॉलेज दैट सेक्शन 125 CRPC वाज इंट्रोड्यूस एज ए मेजर ऑफ सोशल जस्टिस टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। CRPC किस लिए लाया गया, प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट अंडर आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर वुमेन एंड ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लिव्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15(3) ये प्रबंधन करता है। ठीक है, और क्या करता है, क्लेम अंडर सेक्शन 25 CRPC इज मेंटेनेबल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एप्लीकेबल पर्सनल लॉज ऑफ द पार्टीज। मतलब उन पार्टियों पर भी लागू करता है जो अपने खुद उनके लॉ है उनके ऊपर भी। ठीक है, अब क्या है, द 1986 एक्ट कैन नॉट डायल्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन ऑफ द CRPC। जो 1986 एक्ट है वो भी डायल्यूट नहीं कर सकता है इसके एक्ट को, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, सच डायल्यूशन वुड बी रिग्रेसिव, एंटी डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन एंड कॉन्ट्ररी ऑफ द आर्टिकल 14, 15(1) एंड 3 एज वेल एज आर्टिकल 39(e) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो डायल्यूट करता है तो इन सबका विरोध होता है, मतलब रिग्रेसिव होता है, संविधान अनुच्छेद 15(3) और इसके साथ विपरीत हो गए। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी का है ना ये, राइट टू इक्वलिटी 14 राइट टू इक्वलिटी है। 15(1) वो है कि रेस, कास्ट, जेंडर से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, ये सब लॉ मेंटेनेंस इवॉल्व इन इंडिया। लॉ ऑफ मेंटेनेंस कब इवॉल्व हुआ था इंडिया में, इट कोडिफाइज सेक्शन 1 ऑफ द CRPC, इट कोडिफाइज मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्यूट वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, बेघर पत्नी, बच्चियों और माता पिता के लिए भरण पोषण के संहिताबद्ध करता है ये CRPC जब इंडिया में आया। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधनों के साथ अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में इनकार करता है तो उसे अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए एक मासिक भत्ता बनाना होगा, जिसे प्रथम श्रेणी में उचित समझेगा। मजिस्ट्रेट जो उसे समझेगा उतना भत्ता उसे देना पड़ेगा उस महिला को। ठीक है, अपनी पत्नी को। ठीक है, और क्या है, ए वाइफ इंक्लूड्स ए वुमेन हु हैज ऑब्टेन्ड डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। जब तक वो रीमैरिड नहीं हो जाती है तब तक उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। इट डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट द वुमेन्स रिलीजन। मतलब वो महिला के धर्म के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है, वो किसी भी रिलीजन की हो। और साहबानो वर्डिक्ट जो आया था 1985 में, वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड ए मुस्लिम वुमेन्स राइट टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर डाइवोर्स हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। फिर साहबानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने CRPC के धारा 25 के तहत मुस्लिम महिला को अपने तलाकशुदा पति के भरण पोषण के अधिकार की पुष्टि की। फिर क्या है ये, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। द 1986 एक्ट इज रिलीजियस स्पेसिफाइड लॉ इनेक्टेड बाय नुलिफाई द साहबानो वर्डिक्ट। मतलब साहबानो वर्डिक्ट को कमजोर करने के लिए ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 लाया गया था राजीव गांधी द्वारा। ठीक है, प्रोवाइड्स प्रोविजन ऑफ मुस्लिम वुमेन टू क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग डाइवोर्स। राजीव गांधी द्वारा साहबानो केस को जब के बारे में पलटा गया था राजीव गांधी द्वारा। प्रोसीजर प्रोवाइड इन द 1986 एक्ट
क्या की गई है? इट गारंटीड द पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस टू डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन बाय हर फॉर्मर हस्बैंड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत की जब होगा तब ही वो देगा। और इद्दत कितने महीने का होता है? 3 महीने का इद्दत होता है बस मुस्लिम्स में 3 महीने का ही, ठीक है, 3 मंथ पीरियड। सच अमाउंट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट डोवरी गिवन टू हर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। कितना अमाउंट देना पड़ेगा जब उसके डोवरी का शादी के टाइम पर डोवरी दी गई थी, दहेज दिया गया था, ठीक है। A woman can approach first class magistrate for maintenance in case he has not remarried after the completion of the इद्दत पीरियड। अगर इद्दत पीरियड भी कंप्लीट हो जाता तो शादी नहीं होती तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। एक डैनियल लैटिफियन यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट आया था 2001 में, वो भी महिलाओं से रिलेटेड था, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 96 एक्ट बाय एक्सटेंडिंग राइट ऑफ ए मुस्लिम वुमेन टू गेट मेंटेनेंस टिल सी मैरिज। इन्होंने ही बोला था कि जब तक शादी नहीं हो जाती मुस्लिम वुमेन की तब तक वो भरण पोषण अपने पति से लेती रहेंगी, ठीक है। इट रिड्यूस द पीरियड ऑफ मेंटेनेंस टू कंप्लीशन ऑफ इद्दत, ठीक है। इद्दत की समाप्ति की सहमति कर दिया, मतलब इद्दत विद्दत कब कैंसिल, अब देना पड़ेगा जब तक शादी नहीं हो जाती। अब साहबानों के 2009 में क्या वर्डिक्ट आया था? सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी की धारा 150 के तहत एक तलाकशुदा महिला के भरण पोषण का दावा करने के अधिकार की पुनः पुष्टि की जब तक कि वह पुनर्प्रभावित नहीं कर लेती, जब तक शादी नहीं हो जाती, ठीक है। इससे आगे क्या है कि ऐसी राहत इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद भी जाएगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। हनीबल डायरेक्टिव है ये न्यूज, हनीबल डायरेक्टिव इजराइल से रिलेटेड न्यूज है। हनीबल डायरेक्टिव को समझते हैं क्या है, क्यों न्यूज में है ये, तो शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट द इजरायली मिलिट्री रिपोर्टेडली एम्प्लॉयड द हनीबल डायरेक्टिव ड्यूरिंग द October 7 ऑफ अटैक बाय हमास। आपको ध्यान ही होगा October 7 को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, इजराइल पर अटैक किया था, तो वहां पे कहा गया है कि इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान कथित रूप से हनीबल डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया। और इसमें क्या है कि इन्होंने ऐसे किया है कि कोई भी बंदा जीवित ना रहे, चाहे हमारे सैनिक मारे जाएं, चाहे हमारे सैनिक मारे जाएं, कोई भी बंदा जीवित ना रहे जो टेररिस्ट है या कोई भी, जहां हमारा सैनिक मारा जाए, तो उसमें बोला गया हनीबल, ये जो डायरेक्टिव है, ठीक है। अब हनीबल डायरेक्टिव सपोर्टेड नेशनल, इट इज ए purported operational doctrine of using maximum force to ensure no soldier are captured even if it means sacrificing military and civilian lives. Media investigating has found, मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या है, सैक्रिफाइस मिलिट्री या सिविलियंस लिव हो जाए पर कोई बच ना पाए, ठीक है। इट आल्सो नोन एज हनीबल प्रोसीजर एंड हनीबल प्रोटोकॉल। दैट रेफर टू purported Israel Defense Force operational policy that aims in IDF की पॉलिसी है, aims to preempt politically painful prisoners swaps by immediately eliminating everyone in the vicinity of captive Israel soldiers even if it poses a risk of the soldier himself, ठीक है। चाहे अपना सैनिक मारा जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, और क्या है इसमें, क्या है, फुल टेक्स्ट ऑफ purported doctrine has never been published even though its existence has been an open secret that has long has been discussed by soldier and analyst। अभी ओपन सीक्रेट नहीं है, अभी बिल्कुल चर्चा में, खुला रहस्य नहीं है। और क्या है, ये पॉलिसी आई कहां से, कहते हैं इट्स बिलीव दैट पॉलिसी नेम्ड आफ्टर कार्थागिनियन जनरल हनीबल, Carthaginian general Hannibal who apparently chose to kill himself when he faced with possibility of capture by Roman in 181 BC। इन्हें अपने आप को मार लिया,
वहां से ये हनीबेल वाला चला है। हनीबेल डॉक्ट्राइन वाज फॉर्मुलेटेड एज ए रिस्पॉन्स टू जिब्रिल एग्रीमेंट 1985। क्या हुआ था इस दिन जिब्रिल एग्रीमेंट में? 1150 पैलेस्टीनी प्रिजनर्स वर एक्सचेंज फॉर दी थ्री इजरायली से रिलेटेड छोड़ा गया था 150 को, हु हैड बीन सीज्ड इन लेबनान बाय सीरियन बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन जनरल कमांड PFLP GC के द्वारा। हनीबेल सिद्धांत, इससे क्रिटिसिज्म क्या है? द हनीबेल डॉक्ट्राइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय लीगल एक्सपर्ट्स फॉर इट्स डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए डिसरिगार्ड है, मतलब कुछ भी हो जाए, अपनी जान चली जाए पर कोई बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये न्यूज है स्ट्रिंगर मिसाइल। स्ट्रिंगर मिसाइल न्यूज में है, ये है स्ट्रिंगर मिसाइल। ये क्यों न्यूज में है? नाटो रिसेंटली साइन किया है, नाटो ने 700 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मेंबर कंट्रीज प्रोजेक्ट मोर स्ट्रिंगर स्टाइल, मतलब मोर स्ट्रिंगर मिसाइल के खरीदारी के लिए अनुबंध किया है। अब स्ट्रिंगर मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये मैन पोर्टेबल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, कंधे पे टांग के आपने देखा, फायर कर सकते हैं, ठीक है। मैन पैड्स, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर बाय अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री ने बनाया है इसको। यूएस में आया था सबसे, जब ये 1981 में यूएस में आया था, ठीक है। यूएस आर्म फोर्स एंड 29 अदर कंट्रीज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, करंटली इसको यूएस और 29 कंट्री यूज कर रही है। मैन्युफैक्चर्ड कौन कर रही है? लाइसेंस बाय EADS इन जर्मनी, ठीक है। To provide air defense capabilities of the United States and allied troops when forward deployed, thus eliminating immediate need of air support system enemy aircraft को। फीचर्स क्या है इसके बारे में? फीचर्स क्या है और क्या है? 152 मीटर लॉन्ग है, 70 mm इन डायमीटर है और विद 10 सेंटीमीटर फिन्स है। फिन्स पंख थड़के से पंख है उसके, ठीक है। लाइट वेट है, 15 किलोग्राम की है। लॉन्चर इसका रीयूजेबल है, मतलब दोबारा यूज हो जाएगा, ऐसे नहीं एक बार में यूज हो गया तो हो गया। कैरिड एंड फायर्ड बाय ट्रूप्स एंड माउंटेड टू ए व्हीकल यूज इन द शॉर्ट रेंज डिफेंस, ठीक है। ये ट्रूप के द्वारा लाई जा सकती है और फायर की जा सकती है और व्हीकल के ऊपर भी रखी जा सकती है, ठीक है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए, मतलब कोई हवाई आ रहा है उसको मार के लिए, ठीक है। ये यूज एज ए पैसिव इंफ्रारेड सीकर, मतलब पैसिव इंफ्रारेड सीकर है, क्या करेगी? लॉक कर लेगी। जैसे पैसिव इंफ्रारेड सीकर है, जैसे कोई हवाई जहाज जा रहा है, वहां से लॉन्च करेंगे, हीट को पकड़ लेगी कि हवाई यहां से कुछ जा रहा है तो उसको मार गिराएगी ये, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट पे है ये, क्योंकि इंफ्रारेड सीकर से काम कर रही है, एक बार छोड़ दिया फिर तो वो जहां से हीट आ रही है उसको टारगेट करके ही रहेगी। रिक्वायर्स नो इनपुट, ठीक है। इट कैन हिट ए टारगेट फ्लाइंग एज ए हाई एज 11,500 फीट, ठीक है। 11,500 फीट तक मारक क्षमता है इसकी। अभी न्यूज में था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024, विश्व जनसंख्या दिवस 2024। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जनसंख्या कंट्रोल में रहे। विश्व में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए, इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। अवेयरनेस देखो, एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन इशू एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। एड्रेसिंग पॉपुलेटेड कंसर्न, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फैमिली प्लानिंग के लिए भी, सतत विकास, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, इन सब की समानता के लिए इसको मनाया जाता है। और क्या करता है? इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स टू एंगेज डिस्कशन एंड टेक एक्शन। सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेके बैठता है, डिस्कस करते हैं भाई क्या सोसाइटी के लिए क्या एक्शन लिया जाए, क्या करना जाए पॉपुलेशन के लिए। जो थीम क्या थी इस बार की? लीव नो वन बिहाइंड
काउंट एवरीवन, किसी को पीछे ना छोड़े, सबको साथ लेके चलें, सबको साथ गिने। ठीक है, इतिहास क्या है इसका? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का कब मनाया गया था? इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन ने इसका इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट ऑफ जब 1989 में बनाया गया था, 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्या करती है? आइडिया वाज इंस्पायर्ड बाय वर्ल्ड पॉपुलेशन रीचिंग 5 मिलियन ऑन जुलाई 11 1987। क्या था? 5 बिलियन पहुंच जाएगी पॉपुलेशन 11 जुलाई 1987 को, तो इसलिए ये मनाया गया था कि भाई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, कम कैसे किया जाए। ठीक है, फैक्ट्स अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन के फैक्ट्स क्या क्या है, कौन सी किसकी पॉपुलेशन है, कितनी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत का क्या स्थान है? ठीक है, इन 2011 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 7 बिलियन। 15 नवंबर 2022 को क्या हो गई? 8 बिलियन पीपल हो गए। ठीक है, यूएस सजेस्टेड दैट द ग्लोबल पॉपुलेशन विल ग्रो अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन हो जाएंगे 2030 में। ठीक है, 9.7 बिलियन 2050 में और 10.9 बिलियन 2100 में हो जाएंगे। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 1.44 बिलियन है जुलाई 2024 में। 1.44 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है। चाइना की कितनी है? 1.4 बिलियन है चाइना की। करंटली चाइना इज द सेकेंड, इंडिया फर्स्ट, नंबर 1 है इंडिया, नंबर 1 रैंक पर है। ठीक है, 341 मिलियन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, और क्या बता रही रिपोर्ट? मोर देन ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन नाउ एंड 2050 एक्सपेक्टेड टू अक्कर इन अफ्रीका। अफ्रीका रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। अफ्रीका इज द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग मेजर एरियाज। सबसे ज्यादा अफ्रीका में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। शार्प पॉइंट द पॉपुलेशन ऑफ द 61 कंट्रीज और एरियाज द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 2025 मेजॉरिटी इन यूरोप। 61 कंट्रीज में पॉपुलेशन डिक्रीज होगी और वो ऑलमोस्ट ज्यादातर कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट है नेशनल गोपाल रतन अवार्ड। नेशनल गोपाल रतन अवार्ड अभी गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म खोला है नॉमिनेशन करने के लिए, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, ये देख रहे हो, इनवाइटिंग एंट्रीज फॉर नेशनल गोपाल रतन अवार्ड। नॉमिनेशन फॉर द नेशनल गोपाल रतन अवार्ड फॉर द ईयर 2024 विल बी ओपन्ड फ्रॉम द 15th ऑफ जुलाई। 15 जुलाई से खोल दी गई है नॉमिनेशन के लिए। ठीक है, नेशनल गोपाल रतन अवार्ड किसके अंडर आता है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर आता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर आता है। ठीक है, सिंस 2021 डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैज बीन कन्फर्ड नेशनल गोपाल रतन अवार्ड एवरी ईयर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव, FPOs एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस, इनको एनकरेज करना। ठीक है, दिस ईयर नेशनल गोपाल अवार्ड इज गिवन फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। किस किस कैटेगरीज को इस बार अवार्ड दिया जाएगा? बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल, बफेलो ब्रीड्स, स्वदेशी गाय भैंस की नस्लों को पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, इनको अवार्ड दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी MPC, FPO डेयरी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सबको अवार्ड दिया जाएगा। बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, इन सबको भी अवार्ड, इन सबको अवार्ड दिया जाएगा। और क्या है? फॉर दिस ईयर द डिपार्टमेंट हैज इनकॉर्पोरेटेड ए स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारी 7 सिस्टर्स, उनके लिए भी अवार्ड दिया बनाया गया। इनकरेज बूस्ट द डेयरी डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में का डेयरी डेवलपमेंट हो।
नरेगा 2024 will consist of a certificate of merit, memento and monetary prize in the first two categories, best dairy farmers and best DCS and FPO and MPS. ठीक है. In the case of best artificial insemination technician category, the National Gopal Ratna Award 2000 will consist of a certificate of merit and memento only, no cash prize. ठीक है, कोई कैश प्राइज नहीं होगा, सर्टिफिकेट होगा और एक शील्ड दे देंगे, वो होगा चिन्ह होगा, प्रमाण पत्र चिन्ह ये होगा. द अवार्ड विल बी कन्फर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मिल्क डे. जो नेशनल मिल्क डे होगा 26 नवंबर को, जब दिया जाएगा पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जिस दिन होगा उस दिन पुरस्कार विस्तृत किया जाएगा. ठीक है. एक इसमें टर्म आई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन. राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब लॉन्च किया था? इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये 2014 में लॉन्च किया था. इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है, जो भारत की जो इंडिजीनियस ब्रीड है जो यहीं पाई जाती है, उनको कैसे वो किया जा सके, बदलाव किया जा सके, उनमें कैसे नया सीमेन बनाया जा सके, उनकी कैसे दूध की पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके. ठीक है. हाई क्वालिटी सीमेंट कैसे डेवलप किया जा सके. डेवलप कैसे किया जा सके. ये थे हमारे आज के करंट अफेयर. आशा करता हूं आप सभी को पसंद आए होंगे. तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए. वीडियो जाइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है डेली वो आते रहेंगे. धन्यवाद.